का टॉपिक है गैर संवैधानिक आयोग। गैर संवैधानिक क्या होते हैं? अर्थात जिनका उल्लेख संविधान के किसी भाग या अनुच्छेद में न हो, बल्कि वो विधि द्वारा स्थापित हो। किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित हो, या फिर मंत्रिमंडल के किसी आदेश के द्वारा। जैसे कोई कार्यकारी निकाय है तो आप लोग जानते होंगे नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब कैसे हैं? ये कार्यकारी निकाय है। ये प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्थापित हैं। इनको न तो संसद के द्वारा पारित किया जाता है, और यदि संसद द्वारा पारित निकाय है तो वैधानिक होगा। कैसा होगा? वैधानिक निकाय होगा। उसको हम सांविधिक भी कह सकते हैं, अर्थात जो विधि सहित हो, यानी कि विधि के द्वारा स्थापित हो, तो हम इसको सांविधिक भी कह सकते हैं। यानी कि इसके पास कानूनी क्या हो? शक्ति हो। तो ध्यान में रखना है, इनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो अर्ध न्यायिक प्रकृति के होंगे, वो आयोग। तो आज का टॉपिक है हमारा गैर संवैधानिक निकाय आयोग। तो उसमें आज हम दो आयोगों के बारे में पढ़ेंगे विशेष रूप से। एक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो पहला देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसको क्या बोलते हैं? NHRC। NHRC कभी कभी अब की बार यूपीपी में ये प्रश्न बना था कि NHRC क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। संविधान का अनुच्छेद है, आप लोग पढ़े होंगे, अनुच्छेद लगभग 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई? मूलाधिकार, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। उसमें बहुत प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 7 था पहले, तो अब 6 ही बचे हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब सांविधिक अधिकार बना दिया गया है, या वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। पहले मूल अधिकार था। तो आप लोग पढ़े होंगे 44वां संविधान संशोधन 78 में हुआ, और उसमें एक मौलिक अधिकार खत्म करके 7 जो थे अब कितने हो गए? 6। तो अब कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो मानव से संबंधित जो अधिकार हैं उन्हीं के बारे में एक कमीशन बनाया गया। आज उसी पे हमारा फोकस होगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये कैसा है? ये कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक है, यानी कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो गैर संवैधानिक है तो ये फिर कैसा है? ये सांविधिक है। कैसा है? ये सांविधिक है। और इसकी स्थापना हुई थी, अब एक अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं 1993 में। कब जारी करते हैं? 1993 में। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, अध्यादेश कब आता है? 28 सितंबर 1993 को यह अध्यादेश आया। तो आप लोग अध्यादेश पहले जान लीजिए क्या होता है। ये ऑर्डिनेंस होता है। क्या होता है? ऑर्डिनेंस। यानी कि जब संसद सत्र में ना हो तो संसद एक वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र में होना चाहिए। कितनी बार? 2 बार। एक 6 माह के अंतराल पर। कितने माह के अंतराल पर? 6 माह के अंतराल पर। और जब संसद सत्र में हो तब वहां पर कानून बनाने के लिए सरकार क्या लाती है? विधेयक लाती है। क्या लाती है? विधेयक। और जब वही विधेयक मतलब बिल जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो बिल जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वो एक्ट बन जाता है। एक्ट का मतलब अधिनियम। तो यानी कि, और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? संसद में। हम जानते हैं संसद में 3 अंग हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
तो कोई भी कानून बनाना है तो सबसे पहले विधेयक लाइए आप, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, दोनों सदनों से पारित करवाइए, और दोनों सदनों से जब वो पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति की जब स्वीकृति मिल जाती है तो अधिनियम ये बन जाता है, यानी कि फिर उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो अभी जब संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति क्या देते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को भी है, राज्यपाल को है। तो राष्ट्रपति जो जारी करते हैं वो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123। और ये जो अवधि होती है अध्यादेश का, ये कानून के समान ही है, अधिनियम के समान ही है, लेकिन इसकी अवधि जो होती है वो 6 सप्ताह की होती है, इसका जीवन काल, यानी कि 42 दिन लगभग। तो 42 दिन इसका जीवन काल है, और ये अस्थाई भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब संसद सत्र में आ जाए तो इस अध्यादेश को बिल के रूप में पुनः संसद में लाया जाए और उसको अधिनियम बना दिया जाए, तो यही अध्यादेश क्या बन जाएगा, स्थायी कानून। नहीं तो अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, इतनी होती है, 6 सप्ताह। तो राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया 28 सितंबर 1993 को, और इसी के आधार पर 12 अक्टूबर 1993 को एनएचआरसी का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, एनएचआरसी का गठन हुआ। अब राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी किया गया था अध्यादेश, ये क्या बन गया, कानून बन गया और गठन हो गया। अब ध्यान में रखें, इसमें सदस्य कितने होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, तो कह रहा एक तो अध्यक्ष होगा, एक क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, और इसके अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य भी होंगे। ये अस्थाई हैं सब। और जो अध्यक्ष होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या तो मुख्य न्यायाधीश हो अथवा कोई न्यायाधीश। कहाँ का, सर्वोच्च न्यायालय का। अब 5 अन्य सदस्य में भी क्या हो, वो भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों से संबंधित 3 होने चाहिए। एक मानवाधिकार आयोग का विशेषज्ञ होना चाहिए, एक कोई अन्य। और इसके अतिरिक्त पदेन सदस्य भी होते हैं इसमें। क्या होते हैं, पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, तो आप जितना पढ़े हैं, ये जितने आयोग हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान के जो प्रमुख हैं, और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, बाल संरक्षण अधिकार आयोग। तो ये कुल मिलाकर ये सब पदेन सदस्य हैं। तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होंगे, जनजाति आयोग के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, इसकी पदेन सब सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो कुल मिलाकर इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य, इसके अतिरिक्त ये पदेन सदस्य हैं लगभग 6। तो कुल मिलाकर वर्तमान में अगर हम देखा जाए तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ये प्रथम अध्यक्ष थे इसके, क्योंकि न्यायमूर्ति सबके साथ लगेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का कोई मुख्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश में से कोई एक ही इसका अध्यक्ष बन सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं। तो ये पहले अध्यक्ष थे, 1993 में बने। कब बने, 1993 से लेकर 1996 तक ये इनका कार्यकाल रहा। तो पहला अगर पूछ लिया कि प्रथम, तो आप लोग खटाक से आंसर देंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद वर्तमान में अगर हम देखें राष्ट्रीय मानवाधिकार में, तो इसके बाद 8वें जो थे, प्रथम के बाद 8वें, वो थे अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र।
अरुण कुमार मिश्र की सेवानिवृत्ति के बाद अभी तक एनएचआरसी का कोई अपना अस्थायी अध्यक्ष नहीं है, बल्कि इनकी जगह विजय भारती सयानी, विजया भारती सयानी, ये अभी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। कैसे? कार्यवाहक या कार्यकारी अध्यक्ष। तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो कौन है? विजया भारती सयानी। और पहले कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। और 8वें कौन थे? अरुण कुमार मिश्रा। तो अरुण कुमार मिश्र का कार्यकाल रहा 2021 से 2024 तक। तो 2024, तो 24 तो पूरा रहा नहीं, बीच में ही सेवानिवृत्त हो गए 1 जून। क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो 2 जून से यही हैं, 2 जून 2024 से कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। तो एक पहला ये हो गया गैर संवैधानिक निकाय आयोग में। अब देखो एक आयोग और देखते हैं, और वो है राष्ट्रीय महिला आयोग। कौन सा है? राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी भी कहानी है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन होता है 1992 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया 1990 में। तो अब इसी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन होगा 31 जनवरी 1992 को। 1992। ये भी बहुसदस्यीय आयोग है। कैसा है ये? बहुसदस्यीय। इसमें एक से अधिक सदस्य होंगे। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ध्यान में रखना, ये केवल वैधानिक संस्था बनाई गई है। अब इसमें भी एक अध्यक्ष होगा और 5 अन्य सदस्य होंगे। कितने होंगे? एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आया? 1990 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 31 जनवरी 1992 को। सदस्य कैसे होंगे? बहुसदस्यीय होगा, एक अध्यक्ष 5 अन्य सदस्य होंगे। अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं रखी गई है कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा या कोई अन्य होगा। इसमें सरकार जिसको चाहे उसको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बना सकती है। तो अब इसमें देखते हैं, पहली जो अध्यक्षा बनी वो थी जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। और वर्तमान में जो हैं वो हैं विजया किशोर रहाटकर। कौन है? विजया किशोर रहाटकर। ये अभी हाल फिलहाल बनी है, 19 अक्टूबर को ही बनी है। 19 अक्टूबर 2024 से इन्होंने कार्यकाल संभाला है। तो ये बहुत करंट में है अभी। तो किस क्रम की बनी? ये 9वीं थी। क्या है ये? राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन है? यही है। और इनके पहले कौन था? 8वीं रेखा शर्मा। कौन रही? रेखा शर्मा। तो 8वीं थी ये। तो प्रश्न बन सकता है कि विजया किशोर राहटकर ने किसका स्थान लिया? तो रेखा शर्मा का इन्होंने स्थान लिया। इनको 2 कार्यकाल दिया गया था। ये बहुत दिनों से है, ये 17 से लेके 24 तक हैं। ये 2017 में बनी थी रेखा शर्मा और 2024 तक इसकी अध्यक्षता रही की इन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो प्रथम, 8वां और 9वां। यदि और कुछ पूछ सकता है
तो प्रथम अध्यक्ष कौन रही? यही रही। तो आप जान ही रहे हैं कि कब गठन हुआ, तो 1992 से लेकर और 1995 तक लेकर यही थी इसकी महिला अध्यक्ष, जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन है? करंट में जैसे आ गया तो आप बताएंगे ही, विजया किशोर राहटकर। और इन्होंने किसका स्थान लिया? रेखा शर्मा का। तो अब तक कुल मिला के कितनी अध्यक्षा बन चुकी हैं? 9। तो आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। 2 आयोग आप देखेंगे, एक तो हमने पढ़ा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दूसरा था राष्ट्रीय महिला आयोग। और दोनों कैसे संगठन है? वैधानिक संगठन है ना, विधि द्वारा स्थापित है, संसद ने अधिनियम पारित किया। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि कैसे हैं? सांविधिक या वैधानिक निकाय। कभी कभी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, कौन सा संवैधानिक है, कौन सा गैर संवैधानिक है। तो संवैधानिक निकायों में जिनका उल्लेख संविधान के 22 भाग में कहीं न कहीं किया गया हो, या संसद ने संविधान में संशोधन करके वो आयोग या संस्था का गठन किया हो, वो संवैधानिक होता है। वैधानिक मतलब जो संसद कानून द्वारा स्थापित करे, वो होते हैं वैधानिक संस्थाएं। और आज का टॉपिक यहीं तक। नमस्कार।